चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय। तो आज जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पे आज हम लोग बात करेंगे। और ये आप लोगों को थियोरेटिकल भी है और क्लिनिकल भी है। थियोरेटिकल इन द सेंस कि ज्वर सभी समाप्त करेंगे। कई ऐसे गण हैं, गण की औषधियां हैं जो ज्वर को समाप्त करने वाली हैं, लेकिन कोई विषम ज्वर की होंगी तो कोई ज्वर हर अलग अलग शब्दों से शब्दों का जाल बिछाया गया है यहाँ पर इस अध्याय में। तो आप लोगों को उन शब्दों के जाल को क्रैक करना आना चाहिए इस चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज क्लिनिकल, कि इसमें कर्मात्मक वर्णन ऑफ द्रव्य मिलता है। सुश्रुत संहिता में अध्याय सूत्र स्थान की अध्याय 38 में 37 गणों का विवरण मिलता है। ये 37 गण जो हैं आचार्य सुश्रुत की देन है। इन्होंने कर्मात्मक यानी कर्म आधारित विवरण दिया है। कर्म आधारित विवरण दिया है। कर्मात्मक वर्णन ऑफ द्रव्य। तो अगर आपसे पूछा जाए कर्मात्मक वर्णन ऑफ द्रव्य मेंशन्ड इन, मतलब कहाँ पर मेंशन है, तो आचार्य सुश्रुत में कहाँ पर मेंशन है? सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 38। और कितने वर्ण कितने गण मौजूद है? 37। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर आप लोग के सामने है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, इट इज क्लिनिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, बिकॉज क्लिनिकल होने के कारण ये कर्मात्मक वर्णन देता है। ये कर्मात्मक यानी कौन सा द्रव्य कौन सा कर्म करता है ये तो बताता ही है। साथ में ये थ्योरेटिकल इसलिए है क्योंकि एक ही शब्द यानी एक ही, जैसे कोई ज्वर हर है तो कई ऐसे हैं गण जो ज्वर को समाप्त करने वाले हैं, बस कुछ कुछ अंतर होता है, शब्दों का जाल होता है, तो इसलिए थ्योरेटिकल है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये कर्मात्मक वर्णन ऑफ द्रव्य। तो सबसे पहला गण आचार्य सुश्रुत में कौन सा है? एक क्वेश्चन रहता है आचार्य सुश्रुत में पहला गण कौन सा है? तो विदारी गंधादि गण। तो विदारी गंधादि गण सबसे पहला है। सप्तत्रिंशत टोटल कुल मिलाकर सप्तत्रिंशत हैं। विदारी गंधादि गण यहाँ पर मेंशन पहला है। इसको किस तरह से पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो विदारी गंधादि गण फर्स्ट गण है। विदारी गंधा, अब इसके देखिए कर्म के बारे में पढ़िए डायरेक्ट। इसको याद करने की बहुत जरूरत नहीं है कि सारे द्रव्य आपको याद रहे, ये आवश्यक नहीं है। बस ये है कि विदारी गंधादि गण में क्या कार्य करने की क्षमता है। तो विदारी गंधादि गण में पित्त और अनिल यानी पित्त और वायु को कम करने की क्षमता है, उनको समन करने की क्षमता है। दूसरा देखिए, शोष गुल्म अंगमर्दो ऊर्ध्व ऊर्ध्व श्वास ऊर्ध्व श्वास कास विनाशना। तो इसमें ऊर्ध्व श्वास को टिक कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीजें तो और भी हैं, ऊर्ध्व श्वास जल्दी आपको नहीं मिलने वाला। तो ऊर्ध्व श्वास भी अगर आ गया, जैसे एग्जाम में कैसे आएगा, शोष गुल्म अंगमर्दो ऊर्ध्व श्वास कास विनाशना। तो इन सबको आप देखकर भ्रमित हो सकते हैं कि मैं कौन से पे टिक लगाऊं, लेकिन अगर ऊर्ध्व श्वास है तो आप कर सकते हैं कि ये विदारी गंधादि गण है। आगे बढ़िए, अब हम पढ़ेंगे आरागवधादि गण के बारे में। तो ये दूसरा गण है आरागवध। ये क्या है कि व्रण का शोधन करता है। व्रण के शोधन में आप तीन बातें पढ़ेंगे, एक व्रण शोधन, एक दुष्ट व्रण शोधन, और एक पढ़ेंगे आप एक व्रण शोधन, एक दुष्ट व्रण शोधन, और एक पढ़ेंगे विशेषाद व्रण शोधन। इन तीनों को अलग अलग करना है। व्रण का शोधन मतलब होता है किसी भी अल्सर की, जो भी अल्सर है उसकी सफाई करना, ये शोधन का कार्य, वहां के बैक्टीरिया को हटाना। तो उसमें आरागवधादि गण याद कैसे करोगे कि आरागवधादि गण ही व्रण शोधन है, और वो जो है कफ और विष को समन करने वाला है, कफ और विष को समाप्त करने वाला है।
पहला वाला कौन सा था, कफ और पित्त को, ये कफ और विष को समाप्त करने के लिए है। याद करने की ट्रिक है, देखिए, वध करना है कवि का, यानी कवि का वध करना है। वध कहां से लाया मैंने, अरागवध, और कवि मतलब है कफ और विष, यानी कफ और विष को समाप्त करने की क्षमता किसके अंदर है, अरागवदादि गण। और अरागवदादि गण व्रण शोधन का कार्य भी करता है। अमलतास जो है इसका पहला द्रव्य है, देखिए अमलतास व्रण शोधन भी है। यहाँ देखिए में है कुष्ठ, ज्वर, वमी, कंडूग्न, इसको भी टिक कर सकते हैं। में कुष्ठ, ज्वर, वमी, कंडूग्न, लेकिन ये व्रण शोधन और श्लेष्म विष आपहा, ये दोनों शब्द तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग वरुण आदि गण के बारे में। तो वरुण आदि गण ये किस दोष को समाप्त करता है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं, कफ और मेद निवारण। तो देखिए याद कैसे करोगे, वरुण जो है, याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बनाई गई है कि वरुण जो है कफ और मेद को समन करता है। तो वरुण कम, यानी वरुण को आप बोल रहे हैं कि आ जाओ कम, वरुण को बुलाने के लिए क्या करो, वरुण कम, तो वरुण को बुलाने के लिए कफ और मेद कम, यहाँ पर क और मा लिख दीजिए, कम। तो कफ और मेद इस तरह से आप याद कर सकते हैं। वरुण आदि गण को कफ मेद, ये है कफ और मेद को खत्म करने वाला है, इसमें पित्त की बात नहीं की गई है, कफ और मेद। और ये देखिए अंतर विद्रधि को समाप्त करता है, यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी सब आपको मिल जाएंगे, गुल्म हर जगह मिल जाएगा, लेकिन अभ्यंतर विद्रधि, अभ्यंतर विद्रधि अंदर होने वाली विद्रधियों को कहते हैं। और ये जो है वरुण आदि गण बहुत अच्छे से काम करता है इस पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं वीर वीरता वीरत्वादिगण। ये जो है वीरतरु अर्जुन को बोलते हैं, वीरतरु किसको बोलते हैं, अर्जुन को बोलते हैं। अर्जुन वाले गण में तो सबसे पहले ये बात आप नोट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बारे में बहुत सारी बातें आपको नोट करनी है कि ये मूत्र विरेचनीय महाकसाय के लगभग तरह है। आचार्य चरक ने मूत्र विरेचनी कसाय में जो भी द्रव्य रखे थे उस तरह का ही ये आपको वीरतादिगण है यहाँ पर। और इसको अष्टांग हृदय ने जो है वीर्यंतक बोला है, वीर्यंतक आदिगण। अष्टांग हृदय ने इसको क्या बोला है, वीर्यंतक आदिगण। वीर तरु जो है अर्जुन को बोलते हैं वीरतादिगण में कौन है, मूत्र विरेचनीय महाकसाय के द्रव्य मौजूद हैं, जैसे पाषाण भेद, कुशकास, अपामार्ग, श्योनाक। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्या याद करें, वीरतावदिगण में मूत्र विरेचनीय महाकसाय आचार्य चरक के निहित हैं। मिला लीजिएगा आप लोग कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर प्रेजेंट है। अष्टांग हृदय ने इसे वीर्यंतक आदिगण के नाम से बोला है। आगे देख, ये इसके कार्य देखिए, वात विकार, तो वात के विकारों को समन करता है। और अस्मरी सरकरा मूत्र कृच्छ आघात रुजापा। ये देखिए अस्मरी सरकरा मूत्र आघात, यानी मूत्र कृच्छ भी है और आघात भी है, मूत्राघात, रुजापा। तो इसमें आपको याद कैसे करनी है, वीरतावदिगण में ये शब्द आया है, वीर पत्थर पर मूत्र करता है, यानी कोई वीर नाम का लड़का है वो पत्थर पर मूत्र करता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वीरतावदिगण पत्थर यानी अश्मरी और सरकरा, ये सारी चीजें, अश्मरी सरकरा, मूत्र कृच्छ और मूत्रघात
करता है, वात को समन करने वाला वीरतावधी गण है। अब बात आती है सालसर आदि गण के बारे में। तो सालसर आदि गण के बारे में क्या बातें महत्वपूर्ण है? सालसर आदि गण में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए आप लोग। इसमें है, यहाँ पर आ जाइए, सालसर आदि गण कुष्ठ विनाशन है। कुष्ठ विनाशन सालसर आदि गण को कहा गया है। मेह पांडु आमय हरा कफ मेदो मेद विशोषण, कफ और मेद का विशोषण करता है। इसके पहले हमने एक के बारे में पढ़ा था जो कफ मेदो हर था, मतलब कफ मेदो उहापा था। तो ये वाला जो है कफ मेदो विशोषण, कौन सा था वो? कफ मेदो कौन सा था? वरुणादिगण। हाँ, क्यों? क्योंकि वरुणादिगण में कफ और मेद था। कफ और मेद को समन करने के लिए वरुणादिगण देख लीजिए, कफ मेद निवारण शब्द का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया? कफ मेद विशोषण, यानी सालसर आदिगण में कफ मेदो विशोषण आया है और वहां पर क्या है? कफ मेद निवारण। मेह पांडु इसको याद कैसे करोगे? सालसर आदिगण में याद करने की ट्रिक देखिए यहाँ पर है। इस साल पांडु के प्रेम में फंसे, यानी साल सारादिगण पांडु, यानी पांडु रोग में दिया जाएगा। प्रेम मतलब प्रमेय, तो मेह प्रमेय मेह पांडु आ गया इसमें। सालसरादिगण इन दोनों को नाश करने वाला होता है। मेद कफ मेदो विशोषण, तो यहाँ पर यही बात नोट भी किया गया है कि कफ मेद विशोषण जो है यहाँ पर है सालसर आदि, और वरुण आदि में है निवारण, कफ मेदो निवारण। तो ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए पहले ही मैंने ट्रिक बता दी आप लोगों को कि त्रिफला किन किन द्रव्यों में मौजूद है। इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मुस्तक आदि में मौजूद है, हरित आदि में मौजूद है, परुष आदि में मौजूद है, और मुस्कादि में, मुस्तादि में भी मौजूद है, मुस्कादि में भी मौजूद है। तो इतनी ये चारों में त्रिफला मौजूद है। आगे देखिए सर परुषपति भी बोले ना आप? हाँ, परुषकादि, मुस्कादि, हरितकादि, मुस्तादि। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और रौद्रादिगण। तो रौद्र जैसे ही आ जाएगा, तो रौद्र किस में यूज होता है? फीमेल्स में, ये आपको याद रखना है। फीमेल के डिसऑर्डर में रौद्र यूज में आता है। तो देखिए आ गया योनि दोष हर, योनि के दोषों का हरण करने वाला है रौद्रादिगण। रौद्रादिगण किसको? योनि दोष हर है। दूसरी बात यदि हम करें तो ये मेद और कफ हरो, मेद और कफ को हरने वाला है। तो देखिए मेद और कफ को खत्म करने के लिए कफ मेदो विशोषण, मेद कफ हरो गण। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो है ये मोस्ट थ्योरेटिकल आप मान सकते हैं, ये शब्दों का जाल है। अब इसको मेदो कफ हरो गण लिखकर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि ये किसके लिए कहा गया है। तो आपको क्या करना है? रौद्रादिगण पर टिक करना है, ना कि ये। दोनों का काम वही है, सिमिलर इन नेचर, मेद और कफ को हरने वाला। बट आपको ये इस बात को अच्छे से समझना है कि रौद्रादिगण में मेद कफ हरो गण लिखा हुआ है। इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। योनि दोषहर स्तंभी वर्णो विनाशना विषनाशन, तो ये आपको योनि दोषहर है, मेद कफ हरो गण रौद्रादिगण है। आगे देखिए अर्क आदिगण। अर्क आदिगण को सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विशेषाद व्रण विशोधन, विशेषाद व्रण शोधन किस द्रव्य को कहा गया है?
अर्क आदि गण को कहा गया है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। व्रण में विशेष रूप से शोधन करने के लिए कौन सा प्रयोग करोगे? अर्क आदि गण। लेकिन एक और बात इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये विष में भी काम करने वाला है। तो कफ मेदो विषापा, कफ और मेद को समाप्त करता है और विष को भी समाप्त करता है। विष को समाप्त क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए अर्कादिगण में ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो थोड़े जहरीले टाइप के हो सकते हैं। तो जहरीले अर्कादि, अर्क खुद एक जहरीला है। तो देखो इसमें इसमें जो है विष की मारक क्षमता, क्योंकि विष ही विष को काटता है। आप लोग पढ़े होंगे, विष ही विष को काटता है। तो अर्क आदिगण विष में विष वाला भी है और कफ मेदो हर लाइक दैट ऑफ, और भी जो कफ और मेद को समन कर रहे हैं उन्हीं की तरह है, बस ये विष वाला भी है। तो अर्क विष से कोरिलेट कर सकते हो। एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि जो स्नोही है वो अब्सेंट है अर्क आदिगण में, होनी चाहिए थी लेकिन स्नोही अब्सेंट है। आगे बढ़ते हैं, इतनी बातें अर्कादिगण से है। आगे देखिए ये कृमि कुष्ठ प्रशमनो विशेषाद व्रण शोधन, यही पूछा जाएगा आपसे। विशेषाद व्रण शोधन, ये ये तो एकदम समझ लीजिए कि ऐसा कहीं नहीं लिखा रहेगा, तो यही मिलेगा आपको क्वेश्चन में। कफ मेदो विषापः, ये भी एक अलग ही है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सुरसादि गण के बारे में। तो सुरसादि गण जो है, सबसे पहली बात तो ये कफ को समन करने के लिए है, कफ हृत। क्यों? क्योंकि देखो सुरसा मीन्स होती है तुलसी, तुलसी होती है सुरसा। तो सुरसा आदि गण कफ को खत्म करने वाली होंगी। हम लोग जब भी हमारा कफ की समस्या होती है तो सबसे पहले हमें घरों में क्या सलाह दी जाती है कि तुलसी की चाय पी लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कफ का नाशक होता है। कफ हृत, कफ हृत सुरसादि गण। तो सुरसादि यानी तुलसी को बोलते हैं कृष्ण तुलसी, जो तेज तुलसी होती है उसको सुरसादि में सबसे पहले रखा गया है। कफ हरित कृमि सूदन, कृमि सूदन भी कहा गया है, कृमियों का नाशक। और बाकी प्रतिस्याय अरुचि श्वास काश अग्नो, श्वास काश में तुलसी से बेस्ट कोई ड्रग नहीं होती, तुलसी से बेस्ट कोई ड्रग हो ही नहीं सकती। खांसी में, प्रतिस्याय में, और यहाँ तक कि श्वास रोग में भी। श्वास रोग में अचानक से हमारे ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन लीड टू कोलैप्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स। इसके कारण हमारी सांस नली बंद हो जाती है और अंदर सांस नहीं जा पाती और हमें चोकिंग फीलिंग होती है, सांस की कमी फील होती है और हम गिर भी सकते हैं जमीन पर। तो श्वास रोग में अगर हम तुलसी का प्रयोग करवा रहे हैं तो ये समाप्त कर देगी सभी प्रकार के कफ। व्रण शोधन कहा गया है सुरसादि गण को। तो देखिए तुलसी और नीम दोनों ही व्रण शोधन का कार्य कर सकते हैं। हम लोग नीम से भी करते हैं व्रण शोधन, लेकिन विशेषाद व्रण शोधन नहीं है ये विशेषाद व्रण शोधन किसके लिए कहा गया था, आप लोग बताइए। अर्कादिगण। हाँ अर्कादिगण। हाँ, अर्क आदि गण के लिए विशेषाद व्रण शोधन कहा गया है। यहाँ पर देखिए सुरसादिगण को व्रण शोधन की संज्ञा दी जा रही है। एक और बताइए जो व्रण शोधन का काम करता था। आरवदिगण। वेरी गुड, आरगवदादि। आरगवदादिगण। ये बताइए कि आरगवदादिगण कौन से दोषों पर काम करता है? कफ और विष। वेरी गुड, कैसे याद हुआ? कफ और विष। वध करना है कवि का। हाँ, कवि कवि का का वध करना है। बिल्कुल सही बात है, कवि का वध करना है। तो उसमें हमने इस तरह से ट्रिक बना ली है। तो व्रण शोधन सुरसादिगण है। सुरसा यानी तुलसी का भी प्रयोग व्रण के शोधन में किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा कम
कम पावर वाला होगा, बशर्ते जो नीम वाला शोधन वाला रहता है वो ज्यादा तेज होता है। आगे देखिए, मुस्क, ये कौन सा है? मुस्क आदि गण। मुस्क आदि गण, तो मुस्क आदि गण में सबसे पहली बात तो देखिए हरड़ बहेड़ा आंवला है। हरड़ बहेड़ा आंवला को त्रिफला कहा जाता है। मुस्कादिगण, मुस्कादिगण का मेन काम क्या है? मेदोग्न, यानी मेद को समाप्त करने वाला। और शुक्र दोष हृत, इसके पहले हमने योनि दोष हृत किस में पढ़ा था? योनि दोष को समाप्त करने वाला। रुद्र आदि का। रुद्रादि। क्या उसमें शब्द क्या था योनि दोष के लिए? योनि दोष हर, योनि दोषहर। योनि दोष हर शब्द था लोध्रादि गण में। और शुक्र दोष हृत है कौन सा? मुस्कादि गण। देखिए मेद का जब भी समापन करेंगे तो कहीं ना कहीं मेद जो है शुक्र में बाधा पहुंच जाता है, शुक्र के फॉर्मेशन में मेद बाधा पहुंच जाता है। मेद कम होने से शुक्र की मात्रा भी बढ़ती है। तो शुक्र दोष मेद से हो सकती है, चर्बी से हो सकती है, तो इसको इसीलिए कहा गया है शर्करा नाशनम। शर्करा को, मूत्र शर्करा यानी पथरी को नाश करने के लिए मुस्कादी गण है। तो इन सभी द्रव्यों का आप इन सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और मेडिसिन में कुछ दिन प्रैक्टिस करने के उपरांत भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखिए कौन सा गण आ रहा है? पिप्पल्यादि गण। पिप्पल्यादि गण में सबसे पहले आपको ये एक बात नोट कर लेनी चाहिए कि अष्टांग संग्रह ने पिप्पल्यादि गण का विवरण दिया है, बट अष्टांग हृदय ने विवरण नहीं दिया है पिप्पल्यादि गण का। पिप्पल्यादि गण प्रतिस्याय में यूज किया जाता है, कफ हर है। पिप्पल्यादि गण कफ को नीचे ले जाने वाला डाउन साइडर है। जब अगर कोई भी चीज कफ को समाप्त कर रही है तो वो प्रतिस्याय में काम करेगी, अरुचि में भी काम करेगी। जो तृप्ति होती है, तृप्ति को समाप्त करता है ये कफ। कफ हर होने के कारण पिप्पल्यादि गण समाप्त करता है। ये देखिए सूल का नाशक एवं आम दोषों का पाचक पिप्पल्यादि गण। पिप्पल्यादि में क्या क्या मौजूद है? पिपली, पिपरामूल, चविचित्रक, नागर। सोंठ को नागर बोलते हैं। पिपली, पिपलामूल, चविचित्रक, नागर। बाकी और भी जो भी गर्म औषधियां हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और ये गर्म औषधियां क्या करती हैं? कफ को डाउन करती हैं, जिससे हमारी अग्नि बढ़ती है, रुचि अरुचि घटती है, अग्नि का दीपक है, गुल्म और शूल का नाशक है। तो उसको पंचकोल भी बोलते हैं ना, पिपली, पिपली मूल, चौबे, चित्रक, शुंठी वाला। हाँ पंचकोल, यहाँ पर जो आपने पंचकोल बोला, ये एक अनेक अलग आचार्य हैं, उन्होंने इसको पंचकोल बोला है, और उसको अभी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा थोड़ी ही देर में। पिपली, पिपलामूल, चव्य नागर को पंचकोल बोला गया है, किस आचार्य ने? का जवाब अभी आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है ये, कौन सा गण है? एलादि गण। तो एलादि गण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है। एला जो होती है वो छोटी इलायची को बोलते हैं। छोटी इलायची जो हम मुख में अभी कभी कभी रखते हैं, तो छोटी इलायची, तगर, कूट, जटामांसी, ये सब गर्म औषधियां हैं। नाग केसर, प्रियम। तो ऐसा मत कीजिएगा कि पित्त को समन करने के लिए एलादिगण का यूज करते हो, ठंडा, ऐसा नहीं है। ये वात कफ को समन करने के लिए, देखिए वात कफ को खत्म करती है, ये ठंडक नहीं देता, ये गर्म देता है। तो गर्मी के कारण ये कफ और वात को समाप्त करता है, विष को भी समाप्त करता है। तो देखिए विष को भी नष्ट कर रहा है। निहंत्य आदि विशेष में
और वर्ण प्रसादन एलादि गण होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग वचादि गण के बारे में। वचादि गण क्या है? वचा में आपको 6 द्रव्यों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें द्रव्य कम है, इस वजह से इसके नाम आपको याद होने चाहिए। तो वचा में सबसे पहली बात है कि 6 द्रव्य मौजूद हैं। वचा, नागरमोथा, अतिविषा, हरण, देवदारू, नागकेसर। याद कैसे करोगे? हरिदेव नाग के अति विष मस्त बचे। मतलब हरिदेव कोई है जो कि नाग के विष से, अति विष से, जैसे बोलते ना नाग के विष से, लेकिन ये अति विष से मस्त बचे। तो इससे ट्रिक हो गई। हरिदेव, यहाँ पर देखिए हरिद्रा, यहाँ पर हरिदेव, यहाँ पर वचा को मिलाना होगा। बचे से वचे, वचा, मस्त से मुस्ता, और अति विषा से ये जो अति विषा है, ये अति विषा। नागकेसर देख लीजिए। हरिदेव तो हरण और देवदारू, तो हरिदेव नाग के अति विष से मस्त बचे। इसको ट्रिक है, याद कर लीजिएगा वचादि गण की औषधियां के बारे में। तो आगे हम लोग देखते हैं। सर और एक बार बोलिए ना। हरिदेव नाग के बस नाग जो सर्प होती है, नाग के विष की जगह अति विष ले लीजिएगा। अति विष से मस्त बचे, यहाँ पर से भी करना चाहिए। अति विष से मस्त बचे। ये वचे यानी वचादिगण के औषधियों का यहाँ पर 6 नाम है। हरि से हो गया हरण, देव से हो गया देवदारू, नाग से हो गया नागकेसर, अतिविषा से अतिविषा, मस्त से मुस्त, वच से वचा। ये जो 6 औषधियां हैं वचादिगण में मौजूद हैं। और वचादिगण के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट, तो पहले हरिद्रा को पढ़ लेंगे, जैसे वचा के बाद हरिद्रा पढ़ेंगे, फिर इन दोनों के फंक्शन यहाँ पर एक साथ कॉम्परेटिव करेंगे। तो हरिद्रादिगण, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, कलशी, कृष्णपणि, इंद्रयव, मुलेठी, ये जो है हरिद्रादिगण में हल्दी और दारू हल्दी, ये जो मौजूद हैं। तो इसमें आपको क्या करना है पॉइंट, वचादिगण और हरिद्रादिगण दुष्ट स्तन्य यानी दुग्ध को समाप्त करते हैं। दुष्ट स्तन्य के शोधक है। स्तन्य विशोधनव। आम अतिसार समनो, आम अतिसार को खत्म करने वाले होते हैं। ये दोनों आम अतिसार को खत्म करने वाले होते हैं। विशेष दोष पाचनव, विशेषकर आम दोष के पाचन करने वाले होते हैं। तो आमातिसार सामक कौन सा है? वचादिगण, हरिद्रादिगण। तो आपके मन में आ रहा होगा पक्वातिसार का कौन है, मतलब पक्वातिसार में कौन सा ट्रीटमेंट मॉड्यूलेशन आप प्रस्तुत करेंगे। तो पक्वातिसार में, एक सेकंड, यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। तो लिख लीजिए कि पक्व अतिसार में प्रियंगु और अम्वेष्ठा, अभी बाद में भी आएगा, लेकिन अभी नोट कर लीजिए प्रियंगु अम्बष्ठादिगण, प्रियंगु आदिगण और अम्बष्ठादिगण पक्व वाले में यूज में लाए जाएंगे। पक्व। तो हम लोग सर एक बार फिर से बताइए वो क्या बोला, कौन से गण?
आवाज कट हुआ था बीच में। तो हम लोग यहाँ पर हैं, देख लीजिए 13वें गण पे हैं हम लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि आमातिसार जो है, आमातिसार समन करने के लिए कौन कौन से गण हैं और पक्व अतिसार को खत्म करने के लिए कौन कौन से हैं। तो आमातिसार के लिए वचा और हरिद्रादि गण यानी वचादि गण, हरिद्रादि गण आमातिसार के लिए मौजूद हैं, और पक्व अतिसार के लिए प्रियंगवादि गण और अम्बष्ठादि गण मौजूद हैं। पक्व के लिए प्रियंगु और अम्बष्ठादि गण। अम्बवस्था बोलते हैं पाठक। आगे देखिए, अभी मिल जाएगा, आप लोग को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगले ही पेज पे आप लोग को मिल जाएगा ये। दुष्ट स्तन्य शोधक होते हैं। स्तन्य शोधक कौन सा है? वचादि और हरिद्रादि गण दुष्ट स्तन्य शोधक। आगे देखिए श्यामादि गण। श्यामा किसको बोलते हैं? काली निशोध को। तो ये क्या करेगा? विरेचन का कार्य करेगा। तो जैसे ही विरेचन का कार्य है, अनाह उदर विड़ भेदी, अनाह यानी आधमान और उदर रोग के मल को भेदन करने वाला उदावर्त नाशक। उदावर्त क्यों होता है? मल अगर मलाशय में इकट्ठा रहेगा तो वायु का अनुलोमन नहीं हो पाएगा, वायु जो है उदावर्त हो जाएगी और ऊपर की ओर आने लगेगी। जैसे ही वायु ऊपर की ओर आएगी, आपको क्या समस्या आएगी? उदावर्त की समस्या आ जाएगी। तो अगर ये श्यामा वाला जो है विरेचन करा दिए, नीचे निकल गया सिस्टम, तो उदावर्त होगा ही नहीं, क्योंकि वातानुलोमन हो रहा है। तो गुल्म विषापः, गुल्म और विष को भी समाप्त करने वाला है। गुल्म में भी समस्याएं वही सब आती हैं। आधमान, वायु, वायु का जब गोला बन जाता है तो उसको बोलते हैं गुल्म। तो गुल्म रहेगा ही नहीं अगर श्याम आदि गण को दे दिए, क्योंकि पेट में जगह ही नहीं बचेगी, वो वातानुलोमन हो जाएगा सारा। तो गुल्म विषापः प्लस अनाह उदर विड़ भेदी उदावर्त नाशनी। कुछ द्रव्यों के बारे में यदि देखोगे तो काली निशोध, महाश्यामा, लाल निशोध, तो कुछ तो निशोध ही निशोध हैं लगातार। तिलवक, सुपारी, रम्या, कबीला, ये सब हैं। तो श्यामादि गण कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वृहति कंटकारी, ये कौन सा आ गया? क्या चीज है ये आपको मिल गया। इसको आप लोग क्या बोलते हैं? लघु पंचमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग इसे? बृहति कंटकारी। जो इसमें नहीं बोलते हैं। तो बृहत्यादि गण है ये। बृहत्यादि इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है कि बृहत्यादि गण हृदय के लिए इंपॉर्टेंट है, हृदय रोगों के लिए बृहत्यादि गण इंपॉर्टेंट है। याद कैसे करते हैं? जैसे बोलते हैं कि किसी इंसान का हृदय बहुत बड़ा है, हृदय बहुत बड़ा है आपका, ऐसा बोला जाता है सामान्य शब्दों में। तो बृहत्यादि गण किसमें यूज करोगे? हृदरोग में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि दोषी की इन्वॉल्वमेंट देखो तो कौन कौन से दोषों को समाप्त कर रहा है? पित्त और अनिल को। पित्त और अनिल दोषों को समाप्त करने के लिए ये यहाँ पर है। पित्त और अनिल को बोलते हैं वायु, यानी पित्त और वात को समाप्त करने के लिए पित्त, अनिल, अपान। तो बृहत्यादि गण किसमें आएगा? आपका हृदय रोग में। कफ अरोचक हृदय रोग, मूत्र कृच्छ, रुजापा। आगे देखिए पटोल आदि गण। तो पटोल किसको बोलते हैं? पटोल बोलते हैं परवल को। तो जब हमें कभी बुखार की समस्या आती है और हमें कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, तब भी कौन सी चीज, किसकी सब्जी बनती है? पटोल यानी परवल की सब्जी बनती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पटोल खुद भी एक ज्वर प्रशमनों होता है। ज्वर को प्रशमन करने के लिए पटोल आदि गण मौजूद होता है। और चंदन को तो आप जानते ही हैं,
ये ये आपके ज्वर को समाप्त करने वाला होता है। क्यों? चंदन में उष्णता होती है, ये पित्त वाले को समाप्त कर देगा। चंदन लीजिए, आप उसको अपने माथे पर लगा लीजिए, आपका ज्वर जो है समाप्त हो जाएगा कुछ ही देर में। चंदन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, वो उष्णता को अंदर से अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो ज्वर प्रशमनो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। वर्ण छर्दी कंडू विशाखा, ये भी एक कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। पटोल आदिगण ज्वर पशमो होता है। दोषी के इन्वॉल्वमेंट की बात करोगे तो कफ, पित्त और कफ को समाप्त करने वाला होता है। पित्त और कफ को खत्म करने के लिए पटोल आदिगण मौजूद है। पित्त और कफ से ही मेनली ज्वर की स्थिति पैदा होती है। या तो पित्त बढ़ जाए तब ज्वर हो जाएगा, या तो ये वाला बढ़ जाए, कफ बढ़ जाए तो भी ज्वर तुरंत हो जाएगा। वात भी बढ़ जाता है तो भी ज्वर हो सकता है, लेकिन वो अलग प्रकार का ज्वर माना जाता है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यदि बात करें कौन सा है, तो मेरे हिसाब से यही यही है, काकोल्यादिगण। ये रोपण का कार्य बहुत अच्छा करता है। रोपण इसमें लिखा तो नहीं है, लेकिन काकोल्यादिगण जब भी आप यूज करेंगे तो जब भी कोई पित्त शोणित की समस्या हो, जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो पित्त भी बढ़ जाता है, शोणित भी बढ़ जाता है, इन सब चीजों को समन करने के लिए आपको काकोल्यादिगण की औषधियों को लेना होगा। कुछ बातें इंपॉर्टेंट है वो तुरंत बता दे रहा हूँ। सुश्रुत आचार्य ने 18 द्रव्यों का जिक्र किया है काकोल्यादिगण में। वहीं पर अ, भाव प्रकाश ने कितने प्रयोग किए? 12 औषधियां को माना है इस गण में। और ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट गण है, सबसे इंपॉर्टेंट ये गण है। पित्त, वात और रक्त को समन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पित्त, शोणित, अनिल नाशन। और भाव प्रकाश में कुछ जो है यहाँ पर अलग है, जैसे रिद्धि और वृद्धि, यानी उससे अलग है। ये रिद्धि और वृद्धि भाव प्रकाश से अलग है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सुश्रुत में 18 हैं, भाव प्रकाश में 12 हैं। काकोल्यादि गण, इसको जीवनी गण से भी कोरिलेट कर सकते हो। इसमें कौन कौन से ग्रोथ प्रमोटर्स हैं? इसमें कोई सेल डैमेज है, कुछ भी प्रॉब्लम है, ग्रोथ प्रमोट कर देंगे ये। काकोली, क्षीर काकोली, जीवक ऋषभक, बुद्धपर्णी, मांसपर्णी, मेदा महामेदा, गिलोय, काकड़ा सिंगी, वंशलोचन, पद्मकाठ, प्रपौंडरीक, रिद्धि विद्धि, दाक्षा, जीवंती, मुलेठी। तो कौन कौन से दोषों को समन किया ये तो समझ में आ गया। जीवनो ब्रिंगणो वृष, स्तन्य श्लेष्म कर, स्तन्य को बढ़ाने वाला है और सूखे हुए कफ को भी बढ़ाने, क्योंकि हमारे शरीर में कफ की भी जरूरत है, तो ये कफ को बढ़ाता है, थोड़ा बढ़ाता है, ज्यादा नहीं। आगे देखिए, उष्कादिगण। उष्कादिगण में रस औषधियां मौजूद हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। रस औषधियां उष्कादिगण में मौजूद हैं। और ये जो शब्द आया है, अश्मरी, शर्करा, मूत्र, कृच्छ, गुल्म, प्रणाशन, ये वीरतावादिगण जो था, जो पहले तीसरे नंबर पर था शायद, उससे ही मिलता जुलता है। अश्मरी, शर्करा, मूत्र, कृच्छ, और वहां घात शब्द था, मूत्र घात, बट यहाँ पर गुल्म है, तो गुल्म वाला जो चला जाएगा वो उस आदि गण में चला जाएगा। ये बात मैं ही इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। डिफरेंशियल डायग्नोसिस फ्रॉम वीरतावादी गण, अगर ये शब्द आ गया आपको, अश्मरी, शर्करा, मूत्र, कृच्छ, गुल्म, प्राणशन, तो आप गड़बड़ कर सकते हो। इसीलिए बता रहा हूँ कि ये उष्कादि गण है, ना कि वीरतावधि गण है। बीच में गुल्म आ गया तो उष्कादि गण हो गया। याद कैसे करोगे? उ, गुल्म में भी उ है, उशक में भी उ है, तो दोनों उ है।
मेद को समन करता है। विशोषण, मेदो विशोषण तो है, लेकिन यही शब्द में आप लोगों को सबसे कठिनाई आती है। अब बात आती है उष्क आदि गण में कौन कौन सी औषधियां मौजूद हैं। याद कैसे करोगे? जैसे उषक होता है क्षार मृत्तिका, सेंधा नमक, शिलाजीत, काशीस, पुष्प काशीस, हींग, नील थोथा। ये जो द्रव्य हैं उनको याद करने के लिए देखो सिंपल सी ट्रिक है आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। उस शिला से तू ही काशी, उस शिला से तू ही काशी। अगर आपको ये ट्रिक याद हो गई तो आप कर लोगे। ट्रिक है उस शिला से तू ही काशी। तो इसमें देखो शिलाजीत है, तू अ, तू नहीं, तू ही काशी। तो काशीस, काशीस में देखिए दोनों काशीस आएंगे। काशीस द्वय शब्द का प्रयोग किया है। शिलाजतु काशीस, से हो गया सेंधा नमक, तू से हो गया तुथ, हींग से हो गया हींग। तो उस शिला से तू ही काशी, काशी माने काशीस, और काशीस कितने हैं? दो हैं। तो उस कादिगण में कौन कौन सी औषधियां हैं? रस औषधियां हैं। उस शिला से तू ही काशी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस गुल्म बिकॉज ऑफ ऊ। आगे बढ़िए। सारीवादी गण, ये सारीवादी गण इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पित्त को खत्म करता है, पूरी तरह से पित्त को खत्म कर देता है। और पित्त बहुत बढ़ा हो तो इसी का प्रयोग करना चाहिए, सारीवादी गण। पित्त अगर बहुत बड़ा हो तो किसका प्रयोग करो? सारीवादी गण। क्योंकि देखिए पित्त के लिए जितने नानात्मक विकार है, पिपासा, रक्त पित्त, पित्त ज्वर, दाहनासन, विशेषाद दाहनासन। देखो विशेषाद दाहनासन, कहीं भी विशेष शब्द प्रयोग कर लोगे तो वो विशेष हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशल हो जाता है, स्पेशल ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं। सारीवादिगण को विशेषाद दाहनासन। अब जब ये सारीवा विशेषाद दाहनासन है तो पित्त का तो समन करेगी ही करेगी, और पित्त का समन कर रही है तो पिपासा का समन, रक्त पित्त का, पित्त ज्वर का। और भी कई तरीके के रोग हैं जो कर सकती है। क्या क्या है इसमें? सारीवा को बोलते हैं अनंत मूल, इंपॉर्टेंट है। मुलेठी, चंदन, लाल चंदन, पद्माक, गंभारी। तो ये सारी चीजें इसमें, महुए के फल, खस, ये द्रव्य इसमें मौजूद है। आगे देखिए अंजनादिगण। अंजनादिगण क्यों मौजूद, क्यों फेमस है? क्योंकि इसके अंदर अंजनों का प्रयोग है, यानी सल्फाइड्स ऑफ लेड। रसांजन नाग केसर, प्रियंगुन, नीलकमल, उसीर, कमल केसर, मुलेठी। तो ये भी जो है रक्त पित्त के नाशक है। ये रक्त पित्त को समन करिए, ठंडे हो जाते हैं अंजन जो है, ठंडे हो जाते हैं थोड़े। रसांजन इसमें देखिए रक्त पित्त का नाशक, विष का समन करने वाला, विष दाह को समाप्त करने वाला, निघंत अभ्यंतर, मतलब भीतरी दाह को समाप्त करने के लिए कौन सी चीज यूज करोगे? अंजनादिगण। रक्त पित्त निवारण, ये भी सम इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये भी बात इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए। दाहनाश करने के लिए यूज में लिया जाता है अंजनादिगण को। परुषकादिगण, परुषकादिगण में त्रिफला मौजूद है, मैंने पहले ही बता दिया है। त्रिफला कितने में मौजूद है? आप लोग आंसर दीजिए। मुस्तादी, मुश्कादी, परुषकादि, हरित के आदि। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। 4 में मौजूद है और आपने चारों के नाम बहुत अच्छे से लिए। तो परुषकादि में भी देखो यहाँ त्रिफला मौजूद है। इसमें क्या सिस्टम आएगा? 200 इन्वॉल्वमेंट, गणो अनिल विनाशना, वात को नष्ट करने वाले होते हैं। मूत्र दोष हरो हृदयम, हृदय होते हैं परुषकादिगण। तो देखिए अगर पूछा जाए हृदय, आचार्य चरक में, महाकसाय में
अम्लीय द्रव्यों का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पर हृदय किसके लिए कहा गया है? परुषकादि गण। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए, पुरुष और हृदय, पुरुषों में हृदय महान होता है, ऐसा माना जा सकता है, पुरुषों का हृदय महान होता है। तो पुरुषों में यानी परुषक हृदय से रिलेटेड है, हृदय औषधियाँ परुषकादि गण में मौजूद हैं। हृदय बोलते हैं परुषकादि गण को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आप लोगों को। बाकी हृदय रोग भी होंगे, कई हृदय रोग वाले भी कई हैं, मौजूद हैं, बट हृदय परुषकादि गण ही है। सर एक तो अभी पढ़ा ना हमने बड़ा हृदय, जैसे बृहत्यादि गण में, हाँ उसमें बृहत, भी। हाँ बृहत में यानी बड़ा हृदय, वो वाला भी, वो तो हृदय, उसमें वो हृदय इसमें रोग है, वो हृदय रोग है, अच्छा, ये हृदय है। कहाँ पे? बृहत्यादि में। हृदय मतलब वो हृदय को प्रीणन करने वाला रहेगा ना फिर वो। पहले आप लोग बृहत वाला बताइए। बृहत में हृदय रोग होगा, आप लोग चेक कीजिए। हाँ वो रुद्रोगी है, हाँ जी जी। हाँ तो हृदय रोग है, लेकिन हृदय जो है स्पेशली परुषकादि गण को बोला जाता है। और हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, हृदय मतलब वो प्रीणन करेगा ना, मतलब वही बोल रहा हूँ, शरीर का तर्पण करेगा ना, ऐसा बोल रहा हूँ। ये द्रव्य है ना, जैसे द्राक्षा दाड़िम, तो ये हृदय ही रहेगा ये सब। हाँ, द्राक्षा, दाड़िम, निर्मली बीज, सागवान का फल, तो ये सारे द्रव्य इसमें हृदय में है, मौजूद हैं। और हृदय कहने का तात्पर्य क्या है? तो कुछ आचार्य इसको बोलते हैं मन को प्रसन्न करने वाले द्रव्य, और कुछ लोग बोलते हैं हार्ट के लिए अच्छे, हार्ट टॉनिक्स। तो जो आचार्य चरक बोलते हैं वो असल में मन को प्रसन्न करने वाले द्रव्य होते हैं, हृदय। और यहाँ वाले जो है अलग हो सकते हैं, लेकिन हृदय किसके लिए कहा गया है आपको बस इतना याद रखना है, परुषकादि गण, क्योंकि पुरुषों का हृदय बड़ा होता है। और बृहत वाला जो है वो हृदय रोग है। आगे देखिए, सारिवा और परुषक में पिपासाग्नि होता है। ये क्या है? एक सेकंड। सारिवा और परुषक में पिपासा, तो सारिवादि गण, तृष्णाहार होगा वो, तृष्णाहार हाँ, होगा शायद से। सारिवादि गण और परुषकादि गण में, परुषकादि गण में भी पिपासा है, हाँ बिल्कुल है, और सारिवादि गण में भी है। तो दोनों ही पिपासा अग्नि है, आपको ये याद रखना है। देखिए सारिवादि गण में भी पिपासा अग्नि मिल जाएगा आपको, पिपासा अग्नो, और यहाँ पर भी आपको पिपासा अग्नि, तो सारिवा प्लस परुषक पिपासा अग्नि है। आगे देखिए, यही मैं आप लोग को नोट करा था, पक्व अतिसार प्रियंगु अम्बवाष्ठा और आमातिसार वचा और हरिद्रादिगण। अम्बवाष्ठा जो बोलते हैं, इसके पहले कौन सा हमने पढ़ा? ये प्रियंगु। तो प्रियंगु वाला जो है, प्रियंगु के द्रव्यों के बारे में, प्रियंगु समंगा। और अम्बवाष्ठादि में भी ये देखो द्रव्य है। और यहाँ पर हमें एक बात क्या याद रखनी है, पक्व अतिसार अगर है तो प्रियंगवादिगण और अम्बवाष्ठादिगण को में यूज कर सकते हैं। पक्व यानी अतिसार हो रहा है, लेकिन मल जो है पक्व मल निकल रहा है। सांधानियो हितोवृत्ते व्रणानाम चापि रोपणम, व्रणों को रोपण करने के लिए भी बेस्ट है दोनों ही, प्रियंगवादिगण और अम्बवाष्ठादिगण। संधानी यानी संधान करने वाले होते हैं, अस्थियों को संधान करने वाले हो सकते हैं ये दोनों ही द्रव्य। बट भग्न संधानक जो है वो निग्रोध आदि गण को बोला गया है। निग्रोध आदि गण को भग्न संधानक यानी भग्न, अस्थि भग्न में इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें देखो, संधानियो हितो पित्ते, संधानियो हितो यानी संधानियों किसके लिए और भग्न साधक किसके लिए कहा गया है, दोनों इंपॉर्टेंट है। भग्न साधक निग्रोधादि, संधानियों प्रियंगवादि और अम्बवाष्ठादि दोनों के लिए। तो निग्रोधादि गण में बड़, कूलर, पीपर ये सब मौजूद हैं।
न्यग्रोध आदि गण योनि दोष हृत कहा गया है। इसके लिए योनि दोष हृत, योनि दोष हर किसके लिए, रौद्र के लिए कहा गया था। और मुस्तादि गण में भी योनि दोष हर शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तो मुस्तादि हो, योनि दोष हर हो, रौद्रादि हो, मुस्तादि हो, वो योनि दोष हर ही है। ये लेकिन योनि दोष हृत शब्द का प्रयोग न्यग्रोध आदि गण में किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग तैयार रखिएगा। योनि दोष 3 प्रकार का बताया है। योनि दोष हर 2 ही प्रकार का है, योनि दोष हर और योनि दोष हृत। योनि दोष हर में 2 हैं, रौद्र भी है, मुस्तादि भी है। योनि दोष हृत में न्यग्रोध आदि है। आगे देखिए गुणुच्यादि गण। गुणुच्यादि में गिलोय, नीम, धनिया, चंदन, पद्माक है। तो इसमें आपको सर्व ज्वरान, गुणुच्यादि गण तो ज्वर का समझ लीजिए एक सिनोनिम ही हो जाता है, मतलब समाप्त करने का सिनोनिम। ज्वर किसी को आया उसको गुड़ुची दे दीजिए। गुड़ुच्यादि गण, गिलोय सबसे पहला है, नीम भी है। तो ये सारी औषधियां जो हैं ज्वर को समाप्त करने वाली होती हैं, दीपन होती हैं। अरुचि, वमन, पिपासा में भी दिए सकते हैं। दाह यानी पित्त और पित्त और कफ को शमन करने वाला होगा गुणुच्यादि गण, इसीलिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन लिखा कहीं नहीं है। सर्व ज्वरान अंति, तो सभी प्रकार के ज्वर को समाप्त करने वाला कौन सा है, गुणुच्यादि गण। और इसको भूलना नहीं है आपको, लेकिन ज्वर के बहुत सारे मिलेंगे। ज्वर के लिए अलग से आप लोगों को बना लेना चाहिए कि ज्वर में कौन से शब्द का प्रयोग किस गण के लिए किया गया है, ये आपको बनाना अलग से पड़ेगा, क्योंकि मैंने सब ही नहीं बनाए हैं, कुछ चीजें छोड़ी हैं, जैसे ज्वर वाला मैंने छोड़ा हुआ है। आगे देखिए, आगे आगे क्या बता रहा है, उत्पल आदि गण। उत्पल आदि गण में मूत्र विरंजनीय महाकसाय के बारे में बताया गया। मूत्र विरंजनीय महाकसाय बाह्याचार्य चरक हैं, इसके 7 द्रव्यों का प्रयोग उत्पल आदि गण में किया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन था कि आचार्य सुश्रुत में मेंशन किया हुआ उत्पल आदि गण आचार्य चरक के किस महाकसाय से कोरिलेटेड है। तो आपको आंसर क्या देना होगा, मूत्र विरंजनीय महाकसाय, मूत्र में रंजन करने वाला। मूत्र में रंजन कब करोगे, कैसे करोगे, क्योंकि कमल का प्रयोग करके। कमल के फूल अलग अलग कलर के होते हैं, तो रंगना है तो अलग अलग कलर की आवश्यकता होगी, नील कमल, श्वेत कमल, लाल कमल। तो कमल जितने प्रकार के रंजन, याद क्या करना है, 7 द्रव्यों का चरक वाले यहाँ पर मेंशन है। और जो है मूत्र यहाँ पर जो 6 अवेलेबल है, 6 भेद यहाँ पर अवेलेबल है। आचार्य चरक में यहाँ पर 7 बताए हैं। तो इसकी जो ट्रिक है थोड़ी, 6 भेद सर सुश्रुत के है ना सर? हाँ 6 भेद सुश्रुत के है ना, क्या बोले आपको? कमल 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो 7 में से 6, ये मैं कहना चाहता हूँ, बातों को ध्यान में दीजिए। 7 तो मेंशन नहीं किए हैं आचार्य सुश्रुत ने, लेकिन उसमें से 6 जो हैं वो चरक की ही हैं, ये कह रहा हूँ। समझ में आई बात? जी सर। मतलब आचार्य सुश्रुत ने 7 ही बताए हैं यहाँ पर औषधियाँ, उसमें से 6 जो हैं वो मूत्र विरंजनी की हैं। और इसका काम क्या होगा, दाह, पित्त, रक्त विनाशना, हृदय रोग। सर देखो कौन यहाँ सा चरक में नहीं बताया है? इसमें तो अभी मुझे इसमें क्लियर नहीं है। कमल, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, श्वेत नील कमल, पुंडरीक और मुलेठी। तो मेरे ख्याल से अभी तो मुझे शायद से पता पुंडरीक नहीं, लग आप रहा है, लोगों को मिलाना पुंडरीक। पड़ेगा, या फिर एक सेकंड में देख लेता हूँ
कौन सा ऐसा पुंडरीक या द्रव, नीलकमल रहेगा, ऐसा लग आप रहा है। लोग बस पुंडरीक जवाब नहीं तो दो। नीलकमल। मुलेठी चरक है का सर। शायद। मिलाना पड़ेगा थोड़ा सा। कौन सा कसा देखना है? मूत्र विरंजनी कसा है। तो आप लोग भी खोज सकते हैं इसको अगर मिल जाए, कौन सा ऐसा है। पुरुष संग्रहणी, पुरुष बीजनी, लाल वाला नहीं है सर, लाल वाला नहीं है शायद से। बीरजनी। मूत्र बीरजनी में है पद्म, उत्पल, नलिनी, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरीक, सतपत्र, मुलेठी भी है। कौन सा अब बता रहे हैं? लाल सर, लाल वाला नहीं दिख रहे शायद से। सफेद लिखा है, नीलकमल लिखा है, फिर बाद में नलिन लिखा है कमल का भेद करके, और कुमुद लिखा है। मूत्र विरजनी कसा है ना वाला, वो अपना 4th चैप्टर वाला ना हाँ मतलब। हाँ, तो लाल कमल नहीं है इसमें। हाँ, लाल कमल नहीं लग रहा है शायद से वो। ठीक है, तो पुंडरीक, पुंडरीक अलग से दिया हुआ है। अति श्वेत कमल, मुलेठी भी है। सर वो श्वेत वाला है ना सर, पुंडरीक तो दिया हुआ है मतलब वो। श्वेत नील कमल, ये वाला क्या, ये क्या कहते हैं आप लोग? सर वो उसमें लिखा है पद्म, पद्म में कैसा लिखा है, सफेद कमल लिखा उत्पल है। नील बाद में कमल है। उत्पल, उत्पल में नीलकमल लिखा है वो सर। हम्म, या तो नील कमल सर तो है। एक बार जो सूत्र के वर्ड हैं, एक बार कमल के भेदों का उच्चारण कर दीजिए सर, जो चरक में लिखे हैं। उसमें है पद्म, उत्पल, पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरीक। शतपत्र, मधुक, प्रियंगवादी, प्रियंगुधातकी। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा कौन सा ऐसा है। मुझे यही लग रहा है कि श्वेत नील उसमें कमल को। कुबल सर, कुबल है उसमें, कुबल। कुवल, कुवन नहीं दिए है शायद सर से। फिर कुबल ही है, क्योंकि उत्पल से रक्त पल ही लिया होगा। तो कुबल जो कि श्वेत नील कमल करके उसका ट्रांसलेशन है, वो एब्सेंट होगा। तो ये श्वेत नील कमल वाला है। ठीक है, आगे देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्पल आदि गण में क्या क्षमता है कार्य करने की? दाह, पित्त, रक्त विनाशना। दाह, पित्त, रक्त को विनाशन करता है। हृद रोग यहाँ पर भी आ गया उत्पल आदि गण में। हृद रोग फिर से देखिए आ रहा है, तो नोट कर लीजिएगा, हृद रोग उत्पल आदि गण में भी मेंशन है। आगे देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं मूत्र आदि गण के बारे में। मूत्र आदि गण में भी त्रिफला मौजूद है, और योनि दोषहर जैसा कि रौद्र आदि गण में मेंशन है, यहाँ पर भी मेंशन है। श्लेष्म निषूदन, श्लेष्मा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। योनि दोषहर भी है। स्तन्य शोधन है। स्तन्य शोधन और कौन कौन से थे? स्तन्य शोधन और कौन कौन से थे? वचादिगण और हरिद्रादिगण, दोनों ही स्तन्य शोधन थे। ठीक है, वचादिगण और हरिद्रादिगण दोनों ही आप लोग को दिखा देता हूँ। वचादिगण और हरिद्रादिगण जो है दोनों ही स्तन्य शोधन है। देखो, वचादिगण दोनों का ऐसरा में लिखा है, हाँ वही वही। स्तन्य शोधन, स्तन्य विशोधन। तो आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। और स्तन्य कर जो है वो काकोली अधिगम है। हाँ, स्तन्य कर जो है वो काकोल्यादि वो बढ़ाएगा। आगे देखिए, कौन सा गण आ रहा है? हरित गण। हरित गण को बोलते हैं त्रिफला।
त्रिफला बोलते हैं हरितक्यादी गण को। त्रिफला के बारे में कुछ विशेष बातें आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मानी जाती है। सबसे पहले ये श्लोक आपको याद रखना चाहिए। एका हरितकी योज्या द्वौ च योज्यौ विभीतकौ चत्वारि आम्लकी। ये देखिए चत्वारि आम्लकी परिकीर्तिता। ये सारंगधर का कोटेशन है। सारंगधर ने क्या बोला है? HVA यानी हवा, हवा का रेशियो बताया है सारंगधर ने, यानी हरितकी विभीतकी एंड आंवला का रेशियो क्या बताया है? 1:2:4 अकॉर्डिंग टू सारंगधर। बट अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश इट इज 1:1:1। बट अकॉर्डिंग टू हारित संहिता, हारित संहिता का ये देखिए 1:2:3। तो ये जो चार माने हैं सारंगधर, हारित ने 3 मान लिए हैं, भाव प्रकाश ने तो 1:1:1। तो हरितकी के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप अगर आयुर्वेद में स्टडी करते हैं, हरितकी के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। सारंगधर से शुरू करिएगा, भाव प्रकाश से और हारित से, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई किसी ने माना नहीं है, हरितकी आंवला बहेड़ा बोलकर छोड़ दिया। श्रेष्ठ, इसका और भी सिनोनिम है श्रेष्ठा, महती, वरा। वरा जो है यहाँ पर गर्भाशय का भी पर्याय कुछ लोग आचार्य बोलते हैं। तो श्रेष्ठा महती किसका पर्याय है? हरितकी का पर्याय है। रेशियो क्लियर हो गया होगा। भाव प्रकाश ने 1:1:1, सारंगधर ने 1:2:4, हारित ने 1:2:3 बोला है। श्रेष्ठा महती वाला पॉइंट क्या बोले आपको, किसका पर्याय वो? श्रेष्ठा महती, ये इसी के त्रिफला के पर्याय। ओके। और वरा भी, वरा जो है गर्भाशय का भी अर्थ होता है, ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें हरितक्यादी हो गया। हरितक्यादी क्या करेगा? कफ और पित्त को समन करेगा। मेह कुष्ठ विनाशनी, मेह कुष्ठ को समन करेगा। चक्षुष्या यानी आंखों के लिए बेस्ट होता है, बेस्ट टॉनिक फॉर आई, आई के लिए बेस्ट होता है। त्रिफला को घृत और मधु में मिलाकर रात्रि में सेवन करने से जब ये पाक को प्राप्त होता है तो आंखों के लिए बेस्ट हो जाता है। विषम ज्वर नाशनी, तो इसको विषम ज्वर नाशनी त्रिफला को ही कहा गया है। पित्त और कफ को समाप्त करता है ये। चक्षुष्या बेस्ट फॉर आई। आगे बढ़ते हम लोग। कौन सा है? त्रिकटु। त्रिकटु के बारे में आचार्य सुश्रुत का क्या मत है? तो छोटी पीपल, काली मिर्च और सौंठ, पिपली, मरीच और श्रृंगवेर। श्रृंगवेर महाऔषध सौंठ का पर्याय है। तो कफ मेदोग्न है, त्रियूषण इसको बोला जाता है। त्रियूषणम कफ मेदोग्नम। मेह कुष्ठ त्वग आमयम। निहंति दीपनम गुल्म पीनसा साग्न्य अल्पतापी। अग्नि को दीप्त करता है, गुल्म पीनस मंदाग्नि को नष्ट करता है। असल में इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ। मेह कुष्ठ विनाशनी और मेह कुष्ठ त्वग आमयम, इन दोनों में क्या फर्क है? ये जो त्व शब्द है ये केवल त्रिकटु में मौजूद है। तो जब आप इंग्लिश वर्जन लिखोगे तो टी तो लिखोगे ही दोनों ही शब्द में। त्वक, यहाँ पर ये जो टी है ये त्रिकटु वाला है, इतना आपको क्लियर रखना है। मेह कुष्ठ त्वग आमयान और मेह कुष्ठ विनाशनी त्रिफला और त्रिकटु में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो टी वाला है वो त्व वाला, वो त्रिकटु है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आम्लक्यादि गण। आम्लक्यादि गण में क्या क्या मौजूद है? आंवला, हरड़, पीपल और चित्रक। ये जो चित्रक शब्द है, देखिए अब शायद नेट काम नहीं करे आज, लेकिन अभी पढ़ते हैं। अब लोग अगर नेट खराबी होगी तो बता दीजिएगा। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ, तो नेट थोड़ा बाधित हो रहा है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहीं पर समाप्त कर देते हैं, या फिर मैं पढ़ा देता हूँ फिर इसको अपलोड कर दूंगा। आप लोग अपलोड वर्जन में पढ़ लीजिएगा।